गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 22 पे है। अब हम यहाँ पहुँचे हुए हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में। हाउ डू यस हम यहाँ हैं। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉन द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। हम कैसे कह सकते हैं? अब मान लीजिए हमने तीनों सेक्टर आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे कि 3 तरह के हमारे सेक्टर होते हैं इकनॉमी को देखते हुए। एक होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अब तीनों सेक्टर्स से खूब प्रोडक्शन हुआ। मान लो कि खेतों में भी बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ। अब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ें बनी, जैसे गाड़ियाँ बनी, ट्रैक्टर्स बने, ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, जो भी मतलब वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम चल रहा है, चाहे जैम बन रहा है, चाहे टमाटो सॉस बन रहा है, वो सब खूब बना, तो प्रोडक्शन खूब हुई। और थर्ड जो टर्शरी सेक्टर है उसमें भी खूब ट्रांसपोर्ट वगैरह का और बैंकिंग का काम चला, तो अच्छी प्रोडक्शन हुई। मान लो कि तीनों सेक्टर्स में खूब इस साल हमारा प्रोडक्शन हुई है, खूब पैसा आया है, लेकिन अब हमें कैसे पता, हम कैसे जोड़ेंगे कि किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ? जब हमारी सरकार पूरे साल का बजट एक बार पेश करती है तो उसे कैसे पता चलता है कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और कौन सा सेक्टर कम ग्रोथ कर रहा है? ठीक है, ये बात पता नहीं होती कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, कौन सा सेक्टर कम ग्रोथ कर रहा है। उसको पता करने का एक तरीका होता है। अब हम इनको यूँ नहीं कर सकते कि काउंटिंग के बेस पे कर लो। आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एग्ज़ाम्पल ये कि मान लो कि हमने ये कह दिया कि हमने 10 ट्रैक्टर एक साल में बनाए, ठीक है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये तो क्योंकि ट्रैक्टर बने हैं तो ऑब्वियस है मैन्युफैक्चरिंग का ही काम है, तो सेकेंडरी सेक्टर की बात आई। अब हम दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने 10 लाख एप्पल्स जो थे वो हमने 10 लाख एप्पल्स हमने मतलब एक साल में बेचे। तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो गिनती में तो अब जो 10 ट्रैक्टर हैं वो सिर्फ 10 हैं और एप्पल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, वो 10 लाख हैं और ट्रैक्टर सिर्फ 10 है, लेकिन क्या 10 लाख एप्पल की कीमत मार्केट में 10 ट्रैक्टर्स के इक्वल है या उससे ज़्यादा है? हम ऐसा नहीं कह सक रहे ना, क्योंकि एक ट्रैक्टर की कीमत अप्रॉक्सीमेटली मान लो, मोटे मोटे अंदाज़ा मान लो तो 10 लाख है, ठीक है, लेकिन क्या एक एप्पल की कीमत भी 10 लाख है? नहीं, क्योंकि हम यहाँ किसी भी चीज़ की जब जोड़ते ही हैं, खासकर इकोनॉमी में जब किसी चीज़ को जोड़ा जाता है, सेक्टर के बेस पे जोड़ा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ, सेकेंडरी में कितना हुआ, टर्शरी में कितना हमने पैसा कमाया, तो हम उसकी क्या देखते हैं, तो हम उसकी वैल्यू देखते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या है। अब ऑब्वियस है कि एक एप्पल की मार्केट वैल्यू एक ट्रैक्टर की मार्केट वैल्यू से कम है, ठीक है, तो इसीलिए हम ये देख पाएंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा हुई। अब एप्पल क्योंकि मार्केट में सस्ता है तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कम है, और क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो मार्केट में महंगा है तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो हम यहाँ ये बस इतनी बात समझेंगे कि तीनों सेक्टरों में किसी को भी प्रोडक्शन को देखते हुए उसकी वैल्यू के बेस पे उसको कंपेयर किया जाता है। तीनों सेक्टरों को कंपैरिजन करने का मतलब उसकी वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, यानी कैपिटल बेस्ड, यानी कैपिटल मीन्स पैसे के आधार पर बेस होना चाहिए कि किस सेक्टर ने कितना डेवलपमेंट किया, ठीक है, बल्कि ना कि उस आधार पे कि इनकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अब जो इसमें मेन बात इस टॉपिक में पढ़ने की आ रही थी इस पेज पे, वो ये कि अब आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी लिया है और एक मेजर बात कही है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको बाद में करवाऊंगी, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी किस बारे में इन्होंने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किया है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को देखने से पहले हम लोग इससे नेक्स्ट पेज पे हमें चलना पड़ेगा, और हमें फाइनल गुड्स क्या होता है ये समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी को समझने के लिए मैंने आपका एक इजी सा चीज़ बनाई है, ये रही जीडीपी। जीडीपी का नॉर्मल सा तरीका है, मतलब फुल फॉर्म है इसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस क्या, ग्रॉस मीन्स सारा का सारा, ऑल,
जितना भी हुआ, जितना भी इन द सेंस फर्स्ट में जितना हुआ यानी प्राइमरी सेक्टर में जितना उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी में जितना हुआ और फिर उसका प्रोडक्ट, मतलब सारा का सारा प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी तीनों में जितना भी प्रोडक्शन हुआ वो सब डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब आप क्या मानोगे कि अपनी कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक मीन्स अपनी कंट्री के अंदर, हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। हर देश का जीडीपी अलग अलग रहता है क्योंकि वो सिर्फ अपनी कंट्री की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब तो हमारी बात आ रही है कि जीडीपी। अब जीडीपी का मतलब हम लेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सारा का सारा, डोमेस्टिक मीन्स इंडिया का, इंडिया से बाहर के प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, यानी कि जीडीपी में हम कह सकते हैं कि पूरा ग्रैंड टोटल किसी चीज़ को लगाना। इन्होंने इसका एक मीनिंग, इन्होंने इसकी डेफिनेशन एक दी है, देखिए, द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वही जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था पिछले पेज पे, प्रोडक्ट इन ऑल सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन इन कंट्री नॉन एज जीडीपी। किसी भी देश का जीडीपी क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है किसी भी प्रोडक्ट की, फाइनल वैल्यू को समझना है अब कि क्या होती है फाइनल वैल्यू। हाँ, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने मान लिया जीडीपी को समझने के लिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। मान लो किसी बाग में पेड़ उगाए एप्पल के और किसी किसान ने, और एप्पल के पेड़ जो उगे थे उसमें से जब एप्पल निकले तो एप्पल पर पीस, अगर मैं कहूँ कि पर पीस एप्पल जो है, या हाँ, अब क्योंकि पर पीस भी नहीं कहते, पर केजी के हिसाब से एप्पल्स को लिया जाता है, तो मैं कह रही हूँ कि एप्पल्स बहुत सारे हुए, दुनिया भर के एप्पल हुए, बहुत सारे जो है वो गाड़ियाँ भरी गई। तो एक जो व्यापारी था, एक जो आप ये कह लो कि मर्चेंट था, जो एप्पल्स को अपनी फैक्ट्री में ले जाके उससे कुछ काम करता था, मतलब उससे जैम वैम बनाता था, उसने एप्पल वाले को 40 रुपीज़ दिए केजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी 1 केजी 40 रुपीज़ में उसने एप्पल ले लिए, सॉरी 20 रुपीज़ में, वेट, उसने एप्पल लिए 20 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 20 रुपीज़ उसने इसको दिए और 20 रुपीज़ से एप्पल लेके ये अपनी फैक्ट्री में चला गया। और फैक्ट्री में इसने क्या किया, फैक्ट्री में जाकर इसने अपने एप्पल्स में जो भी उसने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, मतलब 20 रुपीज़ के एप्पल ख़रीदे, 20 रुपीज़ तो ये लग गए उसके बाद उसने अपने मज़दूरों को भी देने हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं। फिर जैम बनाया है फैक्ट्री में, तो उसमें शुगर डली है या अदर जो भी मटेरियल डला है और पैकिंग वगैरह करी है, तो उसने 20 रुपीज़ से लेके आया और उसने आगे जब शॉपकीपर या बड़े शॉपकीपर्स को होलसेल मार्केट में उसे बेचा, उसने 40 रुपीज़ का उसे शॉपकीपर्स को बेच दिया। तो ये वाले 20 भी इसमें ऐड हो गए, तो ये कितने हो गए 40, क्योंकि इसने ये 20 तो इसको दे दिए थे और इसने अपनी कीमत लगाई है 40, क्योंकि 20 रुपये का इसके यहाँ भी क्या हुआ होगा, कुछ काम भी हुआ होगा और कुछ इसने प्रॉफिट भी कमाया होगा। अब जब शॉप पे हम वही चीज़ लेने जा रहे हैं, यानी एक जैम का डिब्बा लेने जा रहे हैं, पैकिंग लेने जा रहे हैं एप्पल के जैम की, तो हमें वो मिल रहा है 60 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये जो 60 रुपीज़ आए ना हमारे, ये हमारे आया जीडीपी। हम इसको जीडीपी में शामिल करते हैं, ना कि 60, ना कि इस तरह से हम करेंगे कि 60 + 40, हम इस तरह से नहीं करेंगे ना कि 60 + 40 + 20, तो इस तरह से तो कितना हो गया 120 हो गया। जबकि किसी भी कस्टमर को वो जैम का डिब्बा जो है, बॉटल जो है, वो 120 में नहीं मिली है, वो कितने में मिली है 60 में मिली है, अदरवाइज़ तो ये डबल हो गया। अब क्यों हम इसे 60 काउंट कर रहे हैं, क्योंकि जब इसने यहाँ इसको 60 में दिया तो इसने भी तो अपना कुछ प्रॉफिट पहले ही कमा लिया था ना, 40 में ख़रीदा था, प्रॉफिट पहले ही कमा लिया। अब इसने 20 में ख़रीदा तो इसने भी अपना प्रॉफिट पहले ही कमा लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पहले ही इंक्लूड हो गई। इसीलिए जब भी हम कहीं पे किसी देश का जीडीपी निकालते हैं तो उसकी कौन सी वैल्यू देखते हैं, उसकी जो लास्ट वैल्यू मानी जाती है, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मानी जाती है, उसको जीडीपी में काउंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि
उसकी ये कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड, क्योंकि इन सारों में जब इसने यहाँ से 20 रुपये में लिया और 40 में बेचा तो 20 रुपये इसने ऑलरेडी इसमें ऐड किए थे, ठीक है, अपनी इनकम में। फिर जब इन्होंने 40 का लिया था और 60 का बेचा तो इन्होंने अपने 40 भी उसमें ऐड किए और 20 वो ऐड किए जो इनको बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश में जब जीडीपी देखी जाती है या हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं या ये हम देख रहे हैं कि कोई प्रोडक्शन कितना ज़्यादा जो है कितना प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, तो उस सब में हम ये देखते हैं कि इसकी कंप्लीट जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है वही इंक्लूड हो, ठीक है। अब क्यों फाइनल गुड्स और सर्विसेज जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, ताकि इन सबको ये अगर हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये हमारा डबल हो जाएगा, समझे। यानी कि फिर हम डबल रेट अमाउंट करेंगे, यानी कि हम जनता को दिखा तो रहे हैं कि हम 120 का सामान लगा रहे हैं और हम जनता को दे रहे हैं 60 की, तो ये तो गलत हो जाता है, जबकि वो चीज़ हमें पड़ी कितने की है, 60 की। तो जीडीपी का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट की फाइनल गुड्स फाइनल रेट लगाना, ठीक है, जो उसका प्रोडक्ट तैयार होकर आगे आया है वो। इसीलिए कहा जाता है कि जीडीपी में फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही इंक्लूड किया जाए, और क्योंकि जो इंटरमीडिएटेड गुड्स होते हैं वो पहले ही इंक्लूड कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम देख रहे हैं इसमें भी एक एग्ज़ाम्पल जो है वो दे रखा है आपकी बुक में, जो हमने नहीं देखा था, मतलब मैं कह रही थी कि मैं बाद में आपको बताऊंगी क्योंकि पहले जीडीपी समझना था। तो इसमें भी यही दे रखा है कि अगर आप देख रहे हैं कि किसी किसान ने आटे को किसी को बेच रहा है तो वो 8 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। अब मिल मालिक उस किसान को ले गया अपनी व्हीट मिल में और उसने उसको क्या किया, उसकी पिसाई विसाई की, ठीक है। तो जब उसने उसकी पिसाई वगैरह करी, उसमें कुछ तो मशीनों का भी काम लगा, उसने जो अपने फिर उसकी पिसाई करके उसने इसको चूरा किया, उसके बिस्किट तैयार किए। अब जब क्योंकि उसके बिस्किट तैयार किए तो बिस्किट तैयार करने के बाद उसने उसमें चीनी वगैरह डाली, तेल डाला, जो भी चीज़ पैकिंग की, तो इस तरह से 1 केजी जो आटा लिया था उस 1 केजी आटे में 4 बिस्कुट के पैकेट बन गए। कितने बन गए? 4, और हर पैकेट की कीमत कितनी हो गई? 15 रुपये, ठीक है। तो अब जो 1 किलो आटा था लगभग अब वो कितने रुपए का हो गया था? 60 का, क्योंकि उसमें आइटम्स भी मिल गए थे और वो 2-3 जगह से हुआ था। अब बेचा तो किसान ने 8 रुपीज़ का था, है ना, 8 रुपीज़ का बेचा था, लेकिन अब उसको मैन्युफैक्चर करके 60 रुपीज़ का बेचा जा रहा है। तो जब हम इसके जीडीपी देखेंगे तो हम 60 रुपीज़ नहीं बल्कि हम 60 रुपीज़ को करेंगे, या फिर 1 पीस का कर रहे हैं तो 15 रुपीज़ 1 पीस करके करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जीडीपी में ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, डायरेक्ट जो लास्ट अपनी फाइनल वैल्यू होती है वही देखी जाती है। एक और बात इन्होंने जो नीचे कही है उस पर ध्यान देने की है। इन्होंने कहा है वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्यों हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड करते हैं। उसमें जो एग्ज़ाम्पल दिया था वो बता रहे हैं व्हीट का और उसका, उसमें कहा गया है कि अगर गेहूँ और आटा मतलब दोनों को ही इंक्लूड कर लिया जाए तो जो बीच की सर्विसेज हैं, गेहूं को भी करें, बीच की सर्विसेज को भी करें और लास्ट में जो हमने बिस्किट बनाए उनको भी करें, तो वो तो पहले से इंक्लूड है। जब किसान ने 8 रुपये में अपना आटा बेचा है, अपने गेहूं बेचे हैं और उसने ख़रीदे हैं वो बिस्कुट कंपनी को जो आटा मिला वो 10 रुपीज़ के हिसाब से मिला, और फिर बिस्कुट कंपनी ने उसने सामान वगैरह डाल डूल के उसे 60, तो जब इसने 8 रुपये में से 10 रुपये में बेचा है तो 2 रुपये की इनकम इसने पहले ही कर ली है। यहाँ से इतने में बेचा तो 50 रुपीज़ उसने अपना काट लिया है पहले ही। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा सारा का सारा प्रोडक्ट डबल हो जाता है, ठीक है। तो जीडीपी में ये बात देखने की होती है कि जो उसका रेट है फाइनल वही इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। अब आगे अगर हम करते हैं इसमें, हाँ, जीडीपी का मैं आपको बता चुकी। एक चीज़ और इसमें याद रखने की आप समझ सकते हैं कि इन इंडिया, भारत में जो जीडीपी का सारा सिस्टम है, यानी कि टास्क है जो इसको मेज़र करने का,
नापने का कि हमारा कितना जीडीपी हुआ, ग्रोथ कितनी हुई हमारी, ओवरऑल हमने कितनी डेवलपमेंट की, ये डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में है। और इसमें और भी कई सारे गवर्नमेंट मिनिस्टर और डिपार्टमेंट शामिल हैं जो बहुत ध्यान से ये देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी जगह पे कितना जीडीपी बना, ठीक है, और उसका आइडिया लगाया जाता है, ठीक है। अब अगले हम पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि यस, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से हर जो डिपार्टमेंट है, जो काउंटिंग है प्रोडक्शन की अलग अलग डिपार्टमेंट में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी में, वो कैसे हो सकती है। यानी प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन उस प्रोडक्शन में कहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कौन से सेक्टर में प्रोडक्शन कम हो रहा है, और किसी भी प्रोडक्शन को कैसे नापा जाता है। तो उसे हम वैल्यू बेस पे नापते हैं, ना कि प्रोडक्शन को हम क्वांटिटी बेस पे नापते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ रहे हैं कि पुराने टाइम की बात ले सकते हो कि पहले टाइम में और अब में इन सेक्टर्स में क्या क्या चेंज हुए हैं। सेक्टर इन द सेंस प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में और टर्शरी सेक्टर में हिस्ट्री से लेके अब तक क्या क्या चेंज हुए हैं। तो अगर हम इसको लेते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि प्राइमरी सेक्टर। अब ये तो आपको भी पता है कि बहुत पहले की बात है कि अपने इंडिया की ही अगर हम बात कर लेते हैं तो 85% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती थी, एग्रीकल्चर का वर्क करती थी और अपना प्रोडक्शन करती थी। तो ऑब्वियस है कि बहुत साल पहले ये जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है ये इतने डेवलप नहीं थे। पहले सिर्फ प्राइमरी सेक्टर ही डेवलप था, लोग खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे और उसी में रहते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने अपने आप को थोड़ा चेंज करना स्टार्ट किया। चेंज इन द सेंस प्राइमरी सेक्टर में नेचर ऑफ फार्मिंग अब चेंज हो गया था। अब बहुत सारी टेक्निक्स आ गई थी, टेक्नोलॉजी आ गई थी जिससे फार्मिंग और प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो सके। इवन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी हुई भारत में, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ज़्यादा पहले लोग इतना ही उगाते थे कि जितना उनके और उनकी फैमिली के लिए पूरे साल भर के लिए सफिशेंट होता। अब लोग ज़्यादा उगा रहे थे ताकि उसको बेच के और कुछ पैसा भी इकट्ठा करा जा सके। तो अब जो था प्रोडक्शन जो था वो एक्सेस में हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। और प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या हो रहा था, फिर वहाँ पे लोगों की जो एक तरह से ये मान लो कि लोगों के पास अब काम की कमी होती जा रही थी प्रोडक्शन ज़्यादा होने से। अब लोग अलग काम धंधा अपनाने लग गए थे। अब लोग अलग अलग तरह के और काम भी करने लगे थे, जैसे कोई अपना ट्रांसपोर्ट का काम संभाल लेता है, भाई प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रही है लेकिन उसे बेचना भी तो है। कोई सिक्योरिटी का काम संभाल लेता है। तो इसी तरह प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे अदर चीज़ों में भी लोग जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, अब कुछ टाइम बाद की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में खूब प्रोडक्शन हुई, और इतनी प्रोडक्शन होने के बाद लोगों ने धीरे धीरे सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना शुरू किया। अब गेहूँ इतना ज़्यादा हो गया था तो कि लोग गेहूँ नहीं, अब कोई नई चीज़ चाह रहे थे। तो क्या किया गया, ब्रेड बनाए गए, टोस्ट बनाए गए, और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें बनाई गई जो बच्चों को अच्छी लगे, और उसका प्रोडक्शन जो हो रहा था उसको मैन्युफैक्चर करके यूज़ भी किया जा सके। तो अगर हम बहुत पुरानी बात करें तो लोग गांव में रहते थे, खेतों में रहते थे, प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इम्प्रूव करता था। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, बड़े बड़े कारखाने लगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी, लोग उनमें काम करने लगे, ठीक है। और बहुत आपने हिस्ट्री में भी ये सारी बातें पढ़ी हैं कि लोग जो थे वो लोगों को सस्ते रेटों पे काम करवाया जाता था, ज़बरदस्ती अपनी मिल्स में। लोग काम करना पसंद नहीं करते थे पर उनसे ज़बरदस्ती उन्हें बाउंडेड लेबर की तरह मिल में काम करवाया जाता था। ये आप पिछले 9th में आप पढ़ चुके हो ये सारी बातें, ठीक है। अब आगे वो कहते हैं कि अगर पिछले 100 ईयर्स की बात करें तो पिछले 100 सालों में वो देश जो डेवलप्ड है, यानी अपनी तरफ नहीं कह रहे हम, जो डेवलप्ड है मीन्स जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, अमेरिका जैसे देश हैं, उन देशों में अगर पिछले 100 सालों की रेट देखते हैं तो उन देशों में लोग प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ नहीं बल्कि सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। यानी कि पहले लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी में आए, अब सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर की ओर उन्हें ज़्यादा अच्छा
लग रहा है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि भारत में यानी इंडिया में अगर हम देखते हैं कि तीनों ही सेक्टर्स कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना लोगों को जॉब दे रहे हैं और पिछले कुछ सालों में उन्होंने कितना जो है ग्रोथ किया है। तो इसके लिए हम आगे आने वाले चैप्टर्स, आगे आने वाले जो कल का हमारा वीडियो है उसको देखेंगे, ठीक है। आज आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।